नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे और जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डीएसए मैदान में करीब कर्म के स्थल के पास ही मानस खंड के तहत निर्मित दुकानों का लोकार्पण भी किया और साथ ही सौंदर्यीकरण कार्यों का भी निरीक्षण उनके द्वारा किया गया। जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अनेक प्रकार के प्रयास कर रही है। इस बार हमारे राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने जहां उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, वहीं खेलों का आयोजन भी बहुत ही दिव्य और भव्य तरीके से उसको सफलतापूर्वक उसका आयोजन को संपन्न किया गया। और हमारी देवभूमि, जो हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में खेल भूमि बने, उसके मार्ग की ओर भी प्रशस्त हुई देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ी है। आज उत्तराखंड के अंदर खेल के क्षेत्र में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कई मामलों में देश के कई प्रमुख राज्यों से अच्छा हो गया है और हमारे प्रदेश में अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन भी होने लग गए हैं। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर एक इतिहास रचकर राज्य का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां पर एमबीपीजी ग्राउंड में 7 जून को श्री श्याम युवा मित्र मंडली के द्वारा श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विश्व विख्यात भजन सम्राट कन्हैया मित्तल के साथ साथ तमाम जो गायक हैं वो वहां पर आएंगे। आयोजन में कन्हैया मित्तल अपने मधुर भजनों से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध करेंगे। तो बताते चले कि कार्यक्रम शाम के समय 7 बजे से एमबीपीजी ग्राउंड हल्द्वानी में भव्यता पूर्वक कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया जाएगा, जिसमें पहली बार आयोजित हो रही श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव को लेकर दर्शक बेहद उत्साहित हैं। हल्द्वानी में पहली बार ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है और हल्द्वानी का बहुत ही सौभाग्य है कि बहुत ही भव्य और दिव्य दरबार कल दिनांक 7 जून 2025 को एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड में सजने के लिए जा रहा है। विगत 2 वर्षों ये कार्यक्रम उत्थान मंच हल्द्वानी में हुआ था और इस बार यह कार्यक्रम एमबी ग्राउंड हल्द्वानी में होने के लिए जा रहा है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि देश के विख्यात सुप्रसिद्ध गायक कलाकार श्रीमान कन्हैया मित्तल जी का आगमन कल हमारे हल्द्वानी शहर में हो रहा है और इस बात की समस्त नगरवासियों को प्रसन्नता है। बाबा का भव्य दरबार सजेगा, सुंदर 56 भोग, अखंड ज्योति, पुष्प वर्षा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जय श्री श्याम। देखिए, कल 7 जून को तृतीय श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव होने जा रहा है, जो कि अपना एमबी ग्राउंड में होगा, जिसमें विश्व विख्यात भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी, पलविंदर पलक जी और अपने हल्द्वानी के विवेक पंडित जी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। और इसमें एक खास बात विशेष ये है कि जो खाटू मंदिर से पुजारी जी आ रहे हैं, निज मंदिर पुजारी महेंद्र चौहान जी भी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। और साथ साथ सुबह का इसमें एक निशान यात्रा का कार्यक्रम हम हर साल रखते हैं, जो कि लटुरिया बाबा मंदिर से प्रारंभ होगा और बाया कालाडूंगी चौराया होते हुए अपना मुखानी खाटू मंदिर पर यात्रा पहुँचेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी 1 सप्ताह में मानसून उत्तराखंड में प्रवेश कर रहा है। आपको बताते चले कि जिसको लेकर आपदा प्रबंधन, पुलिस विभाग, पीडब्ल्यूडी के समेत विभागों ने तैयारी पूरी कर ली है। तो वहीं आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मानसून को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड पुलिस विभाग ने लैंडस्लाइड क्षेत्रों में एसडीआरएफ की तैनाती के साथ साथ बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के समन्वय बना लिया है। आपको बताते चले कि 4 धाम में लैंडस्लाइड प्रभावित सड़कों को जल्दी खोलने के लिए भी जेसीबी लगाई गई है और इसके अलावा पुलिस विभाग के द्वारा 4 धाम प्रबंधन सेल के द्वारा मौसम विभाग से लगातार अपडेट को लेकर यात्रा सुचारू रूप से चलाई जा रही है। देखिए, जैसा है कि आप अवगत होंगे कि केरल में जो है मानसून आ गया है और धीरे धीरे हमारे उत्तराखंड की तरफ में भी मानसून का अभी प्रभाव देखने को मिलेगा।
और हमारी चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो हमारी चारधाम यात्रा मानसून सीजन में भी सुचारू रूप से चले, इसके हमने अपने पहले से ही व्यापक प्लान कर रखा है। जो हमारे जो संभावित जो लैंडस्लाइड के जोन्स हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड आने की संभावना है, वहाँ पे ऑलरेडी SDRF की टीम्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। साथ साथ हमारा कोऑर्डिनेशन BRO और PWD विभाग से भी है, और वहाँ पर जो स्पॉट्स हैं वहाँ पर JCB मशीन्स और जो अन्य उपकरण हैं उनको हम लोगों ने डिप्लॉय कर दिया है, और हमारी समय समय पर विभिन्न विभागों के द्वारा मीटिंग्स हो रही हैं। साथ साथ हमारा जो यात्रा प्रबंधन सेल जो है वो स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम से भी हमने उसका कनेक्शन है, वो समय समय पर प्रत्येक 3 घंटे का हमें अपडेट दे रहे हैं, जिससे कि हम आगे वाले जो भी वेदर का जो भी फोरकास्ट होगा वो हम पब्लिक को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी यात्रा पूरे चरम पे चल रही है, हमें उम्मीद है कि जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं मानसून के दौरान में, यात्रा इसी तरह से सुचारू रूप से चलती रहेगी। अब खबर रुड़की से है, जहां एक निजी होटल में कांग्रेस के पूर्व मंत्री सूर्यकांत धस्माना के आदेश पर रुड़की के कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कड़ी निंदा जताते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ तो भाजपा नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर भाजपा इससे अलग काम कर रही है। उन्होंने हरिद्वार में भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने और राजस्थान में हाई वे के सहित कई कार्यों को लेकर आलोचना करते हुए कहा कि इतने सारे कांड के बाद भी कोई भी भाजपा का नेता या फिर किसी भी भाजपा नेत्री कोई भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। घिनौना कांड हुआ है। दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता जो एक माँ और बेटी का होता है, एक अनोखा रिश्ता, एक अनूठा रिश्ता, उसकी जितनी भी गरिमा थी वो आज भाजपा ने तार तार कर दी। और दुख इस बात पर आता है, जो लोग नारा देते थे बेटी बचाने का, वो आज जनता को समझ में आ रहा है कि वो बेटी ही उन लोगों से बचानी है जो नारा देते थे। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं, जो विभिन्न पदों पे यहाँ पदासीन हैं, उनके मुंह में दही जम गई है। वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। ऐसी महिला जिसने अपनी बेटी को दरिंदों के आगे परोस दिया खाली अपने राजनीतिक लाभ के लिए, ऐसी महिला को जूतों से मारने का काम करना चाहिए था, तब एक एग्जाम्पल जाता सोसाइटी में। ऐसी महिला को संरक्षण दिया। ये मसला तब खुला जब उसके पिता ने सामने आकर FIR करवाई। जब ये FIR हो गई तब सब लोगों को पता लगा कि वो कितना घिनौना काम करती थी। आज की मुख्य वजह है कि जिस पार्टी, जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो महिलाओं की सुरक्षा करे, संरक्षण करे, उसके नेता आज और बहुत दिनों से, आज ही नहीं बहुत दिनों से महिलाओं के प्रति जो है हमलावर हैं, उनकी इज्जत से खेल रहे हैं। चाहे उसमें स्वामी चिन्मयानंद रहे हों, चाहे सेंगर रहे हों, चाहे मध्य प्रदेश के कोई धाकड़ हैं, उन्होंने जो हाईवे पर गंदा चरित्र अपना दिखाया वो रहे हों, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी कांड रहा हो, उत्तराखंड में रुद्रपुर का कांड रहा हो, उत्तराखंड में जो है एक 13 वर्षीय जो पहले नाबालिग बेटी थी, द्वारहाट में नाबालिग बेटियां थी, उसके प्रति रहा हो। हल्द्वानी में कांग्रेस के युवा नेता और पूर्व दर्जा राज्य के मंत्री हरीश ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जिले की पुलिस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और फरियादियों को अपने न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। जहां पुलिस फरियादियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया बढ़ावा दे रही है, तो वहीं अपराधियों की छवि को भी सुधारने का काम कर रही है। उनका यह भी कहना है कि जिले में पुलिस की इस प्रकार की कार्यप्रणाली से न्याय की आस लगाए बैठे फरियादियों को न्याय पाने में वर्षों का समय लग रहा है, और जहां पुलिस आपराधिक घटनाओं को दबाने का काम कर रही है, तो वहीं कई ऐसे प्रकरण हैं जिसमें मीडिया के सामने नहीं बताया जा सकता, और आने वाले समय में पुलिस की इस कार्य प्रणाली के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। मेरे भतीजा प्रकाश विश्व द्वारा दी गई है, वो इस संस्था से जुड़ा हुआ है और उसने आज भी मुझे कई बार चोटें दी गई हैं, और चोटिला थाना के पास हम गए हैं, इस बार भी गए तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। आज 14 मई को मेरे को
ये मतलब लोहे के सबल से मारा था। उसके बाद आज 21-22 दिन हो गए, एक दिन भी पुलिस मेरे घर में नहीं आई और उसको पूरा उन्होंने फर्जी मुकदमा भी दायर कर दिया। उन्होंने जो बताया उनकी सुनी हुई जो भी उन्हें फर्जी हुआ ही नहीं है वो चीज उन्होंने वहाँ दर्शाया है और हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। पर मैं चाहती हूँ मुझको न्याय मिले, वहाँ पे सत्यता की जांच हो, जो सच हो सामने आए। और असल में एक सैनिक की पत्नी हूँ, 9 असम राइफल में मेरे पति जैसियोस हैं और उनकी भी नहीं सुनी जाती है और कुछ भी नहीं करते। चोरगलिया वहाँ का जिला जो भी है, वहाँ का शासन प्रशासन बिल्कुल बेकार है। वहाँ एक मतलब किसी की पहचान है उसी की सुनी जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी बिष्ट है। जिले की पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है, गुंडा एक्टों को, एलिमेंट्स को बढ़ावा दे रही है। इसमें ताजा उदाहरण ये सैनिक की पत्नी है सोनी बिष्ट, इनके साथ मारपीट हुई, इनके मेडिकल बना हुआ है, ऐसे मारा गया कि मरने तक शब्बल से। उस पर कोई कार्रवाई पुलिस ने आज 20 दिन पर कोई नहीं करा। ये मेरे बगल में कमल का फलटिया, इनकी माँ को 65 साल की महिला से कहा कि तुम्हारे साथ रेप कर देंगे, तुम्हारी जान ले लेंगे, उस पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारा सीधा ये कहना है कि नैनीताल जिले की पुलिस ऐसो आराम करके एसी में बैठती है, अपराधियों को कोई नहीं पकड़ती है। छोटे मोटे अपराध अगर कहीं से 100 ग्राम चरस पकड़ती है तो ये कहती है हमारी कामयाबी है। और शरीफों को गुंडा बनाने का काम किया जा रहा है, गुंडों को छोड़ा जा रहा है। तो ये सीधा मेरा कहना है कि अगर राज्य हित में ये अच्छा नहीं है, पुलिस अपना काम करे और पीड़ितों को न्याय देने की इनसे कोई उम्मीद नहीं है। अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो हम पहले चोरगलिया थाना में, फिर मुखानी थाने में इनके जो मुकेश बेलवाल इन्होंने जो बताया वो जो रेप का जो प्रयास है, उन अपराधी जो भी थे उनके नाम से जो भी फेक आईडी से कहा, उस पर कार्रवाई नहीं तो मुखानी थाने पे धरना देंगे। उसके बाद कप्तान ऑफिस का बड़ी जनसंख्या में महिलाओं को लाकर कप्तान को चूड़ियां भेंट करेंगी महिलाएं। आप करोगी ना भेंट? ठीक है। उत्तराखंड में असुरक्षित रोपवे ट्रोलियों से मुक्ति की ओर एक बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल के बाद अब लोक निर्माण विभाग प्रदेश में 30 स्थानों पर रोपवे ट्रोली हटाकर पैदल मार्ग और पुल का निर्माण करने जा रहा है, ताकि प्रदेश को इन खतरे भरे ट्रोली से मुक्ति मिल सके। बताते चले कि राज्य में कई नदियों के ऊपर आवागमन के लिए वर्षों से चल रही असुरक्षित रोपवे ट्रोलियां से अब प्रदेश की जनता को राहत मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने 30 रोपवे ट्रोली स्थानों पर पैदल मार्ग और पुल निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और इसे लेकर कार्य भी शुरू कर दिया गया है। देखिए, पहाड़ों में कई जगहों पे जब पुल टूट जाते हैं या बारिश का टाइम होता है तो लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें हम लोग टेम्परेरी रूप में ट्रॉली लगाते हैं। जहाँ ऐसा देखा गया है कि कई सालों से कुछ जगहों पर ट्रॉलियाँ चल रही हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है क्रॉस करने के लिए, और हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। इसी को देखते हुए लास्ट ईयर ये PWD के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि पूरे प्रदेश में जितनी ट्रॉली हैं उनको हम हटा के उनकी जगह पे पैदल पुल या मोटर पुल या कोई भी अच्छा अरेंजमेंट जिससे लोगों को सहूलियत हो वो किया जाए। उसी के क्रम में टोटल 30 लोकेशन पे ट्रॉलीज आइडेंटिफाई की गई थी पूरे प्रदेश में। उसमें मेनली पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में थी। तो उनमें से 29 लोकेशन पे हमने सैंक्शन कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम उस पर पुल का निर्माण कर लेंगे और जो क्षेत्रीय लोग हैं और जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। कितनी ट्रॉली हैं और क्या इन पर पैदल पुल बनाए जा रहे हैं, क्या बनाया जा रहा है? टोटल 30 हैं, जैसे मैंने बताया अभी आपको। उसमें से अधिकतर जो है पैदल पुल हैं, जहाँ पे रोड हमारी उपलब्ध है पहले से। अगर वहाँ पे वॉश आउट हुआ है, यहाँ पे मजबूरी में हम ट्रॉली कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग मोटर पुल बना रहे हैं। विभाग कितने दिन का टारगेट लेके चल रहा है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए? मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 साल में हम पूरे 30 के 30 पुल बना ले जाएंगे। इससे क्या दीर्घकालीन आप फायदा देख रहे हैं पहाड़ में? जैसा कि लोगों को जब असुविधा होती है, स्पेशली स्टूडेंट को जिनको रोज जाना होता है, छोटे बच्चों को, उसमें एक तो रिस्क रहता है, लाइफ का रिस्क है, इन ह्यूमन टाइप का मुझे लगता है कि वो एक सिचुएशन होती है। तो उसी के क्रम में हम लोग ये पुल बना रहे हैं कि जो बच्चे हैं जिन्हें डेली दिन में 2 बार आना जाना होता है, उन्हें असुविधा नहीं हो और पढ़ने पे वो ध्यान दें बजाय ये सब करने के। तो एक बड़ा स्टेप है राज्य सरकार का, और इसको करने से क्षेत्र के जो लोग हैं, जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है। उत्तराखंड के जनपद चमोली में निर्माणाधीन बैली ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि 4000 से अधिक की आबादी को जोड़ने वाले इस बैली ब्रिज के टूटने से लोक निर्माण विभाग ने जो ठेकेदार के खिलाफ थाना थराली में तहरीर दी गई है। आपको बता दें कि ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है। पुल के टूटने से
रंतगांव की 4000 से अधिक आबादी का मुख्य मार्ग से संपर्क कट चुका है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन वैली ब्रिज से ठेकेदार के श्रमिकों ने रस्से और सपोर्ट एक साथ हटा दिया और इसकी वजह से पुल धराशायी हो गया। तो वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने लोक निर्माण विभाग के 3 अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल के मुस्लिम समुदाय की तरफ से बंद पड़े स्लॉटर हाउस को ईद के मौके पर कुर्बानी के लिए खोलने संबंधित याचिका जिला अधिकारी को 24 घंटे के भीतर निर्णय लेने को कहा है। आपको बताते चले कि मुस्लिम समुदाय ने शहर को गंदगी मुक्त रखने के लिए 3 दिन स्लॉटर हाउस खोलने की प्रार्थना की है। नैनीताल के हरिनगर क्षेत्र में नियमों का पालन नहीं करने के कारण यहां के एकमात्र पंजीकृत स्लॉटर हाउस को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सील कर दिया था और आरोप है कि स्लॉटर हाउस में नगर पालिका की तरफ से लापरवाही के चलते पीसीबी ने नोटिस के माध्यम से भी इसे सुधारने को कहा था, लेकिन पालिका ने वर्ष भर बाद भी कोई भी कार्य नहीं कराया है। और आज ईद से ठीक पहले अंजुमन इस्लामिया संगठन के सदस्यों की ओर से न्यायालय में वाद दायर किया गया और जिसमें स्लॉटर हाउस खोलने संबंधित याचिका को मेंशन किया गया है। ये याचिका इस्लामिया मुस्लिम की तरफ से फाइल की गई थी कि स्लॉटर हाउस को 3 दिन के लिए खोला जाए, कि उन्होंने पॉल्यूशन बोर्ड ने इसको सील कर दिया था क्योंकि नगर पालिका उसका ओनर है। नगर पालिका ने उसके ड्यूज जमा नहीं कर रहे थे, उसे काम पूरा नहीं कर रहा था, इसलिए पॉल्यूशन बोर्ड ने उनका सील कर दिया था। कोर्ट सामने से इतनी डिमांड करी कि ईद के लिए सिर्फ मात्र 3 दिन के लिए हमारी कुर्बानी होती है, शहर में गंदगी ना हो तो उसके लिए खोला जाए। तो कोर्ट ने पॉल्यूशन बोर्ड और नगर पालिका हम सबको सुन के 24 घंटे के अंदर डीएम के लिए आदेश करें कि उसे डिसाइड करें। अब खबर हरिद्वार से है, जहां अपनी ही बेटी का यौन शोषण करवाने वाली बीजेपी की महिला मोर्चा के पूर्व पदाधिकारी की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी घिर गई है। आपको बताते चले कि इसके साथ ही बीजेपी महिला प्राथमिकता सदस्यता भी निष्कासित कर दी गई है और जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए उनके चाल चरित्र का चेहरा जो जिस तरीके से सामने आया, इस पर तमाम तरीके के सवाल उठाए। आपको बताते चले कि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता जिसकी पहुंच राज्य से लेकर दिल्ली के शीर्ष नेताओं तक है, उनके द्वारा जो कुकृत्य किया गया है, यह आरोप झूठे नहीं है क्योंकि बच्ची का मेडिकल कराया गया है और जिसमें मासूम के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई है। इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं हो सकता और ये पाप भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेता जो उत्तराखंड के बल्कि देश की आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार, उस हरिद्वार की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही है और कोई ऐसा नेता नहीं है छोटे से लेकर बड़े तक, प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, जिनसे उनका संपर्क और संबंध ना हो। और आज जिस प्रकार से ये मामला सामने आया है, हमने तो शंकराचार्य जी की वो स्तुति सुनी है जिसमें वो कहते हैं कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन ये कुमाता जिसने इतना बड़ा महापाप इस धरती पर किया है, पता नहीं भगवान क्या करेगा उसका। भारतीय जनता पार्टी ने तो इस मामले को प्रकाश में आने के बाद उनके खिलाफ एक्शन किया और जो अपनी 13 साल की मासूम नाबालिग बेटी के साथ कुकृत्य करवा सकती है, उसका बलात्कार करवा सकती है, उसके साथ अनैतिक कार्य करवा सकती है, स्वयं उस महिला ने आज तक क्या क्या पाप किए होंगे, क्या क्या अनैतिक कार्य किए होंगे, ये तो बीजेपी के लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन एक बात हमारी समझ में आ गई है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए क्यों भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा का एक भी नेत्री सड़क पर नहीं उतरी, क्यों उन्होंने आवाज नहीं उठाई। आज इस बात को हम समझ सकते हैं जब ये मामला प्रकाश में आया।
खबर कोटद्वार से है, जहां पर प्राइमरी स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील में एक्सपायरी डेट का खाद्य पदार्थ मिलाए जाने का मामला सामने आया और जिसके बाद डीएम से नगर निगम के एक पार्षद ने इस पर बातचीत कर शिकायत भी की है और जिसके बाद डीएम के आदेश के बाद शिक्षा अधिकारी के स्तर पर इस मामले की जांच की गई और जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल पर भी एक्शन होना तय किया गया है। आपको बताते चले कि प्रिंसिपल पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं और साथ ही साथ मामले पर डीएम का कहना है कि प्रिंसिपल ने इसकी जानकारी किसी भी अधिकारी को नहीं दी और जिसके बाद प्रिंसिपल पर कार्रवाई की जाएगी। इस मैटर में एक शिकायत मेरे सामने आई जिसमें मार्च में एक्सपायर होने के बाद में मिड डे मील बांटे जाने की एक शिकायत थी। इसमें मेरे द्वारा बीओ के माध्यम से प्रिंसिपल का जो पक्ष लिया गया तो उनके द्वारा अपने संबंधित उच्चाधिकारियों को बताया नहीं गया, न ही इस संबंध में आंचल से कोई पत्राचार किया गया। तो उक्त क्रम में एडवर्स एंट्रीज उन्हें दी जानी है, उसके लिए मैंने बीओ को निर्देशित किया। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां सहायक अभियंता वरिष्ठ सूची को लेकर ऊर्जा भवन में विरोध प्रदर्शन का आज दूसरा दिन भी लगातार जारी है। आपको बताते चले कि भारी संख्या में मौजूद संगठन के सदस्यों ने भारी संख्या में मुख्यालय का घेराव कर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आपको बताते चले कि निगम प्रबंधन सहायक अभियंता के द्वारा वरिष्ठ सूची भी जारी की गई है, उसमें उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया। वहीं जानकारी के अनुसार वरिष्ठ सूची में उन अभ्यर्थियों को भी स्थान दिया गया है जिनकी नियुक्ति 2009 के बाद हुई है और उनको इस वरिष्ठ सूची में स्थान नहीं दिया गया, जिस कारण वह अधिशासी अभियंता नहीं बन पाए। एसोसिएशन के द्वारा आज ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि कल निगम प्रबंधन के द्वारा एक अवर अभियंता से जो सहायक अभियंता बने थे और जो एक डायरेक्ट सहायक अभियंता विभाग में होते हैं उनकी एक वरिष्ठता सूची जारी की गई। वरिष्ठता सूची के संबंध में 2017 से उच्च न्यायालय में एक केस चल रहा था जिसका पिछले साल निपटारा कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि इसमें किस प्रकार की कार्यवाही की जाए, लेकिन कल जो सूची जारी की गई है उसमें 2008 और वर्ष 2009 के लिए एक सूची बनाई गई है जिसके अनुसार नियमानुसार होना ये था कि उसमें जो अभ्यर्थी होने चाहिए थे वो 1 जुलाई 2008 से लेकर 30 जून 2009 के बीच जिन्होंने ज्वाइनिंग की थी वो होने चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी में माल रोड से पुस्तकालय को जोड़ने वाली सड़क के बीच में नगर निगम के द्वारा किए जा रहे निर्माण के लेकर दायर जनहित की याचिका पर सुनवाई की है। आपको बताते चले कि सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने के साथ साथ नगरपालिका को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को भी कहा गया और इसके साथ ही मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह के बाद की तिथि तय की। देखिए, मसूरी में मॉल रोड से एक रास्ता जाता है लाइब्रेरी की तरफ और इस रास्ते में लगभग 35 फीट सड़क चौड़ी होगी, लेकिन बीचों बीच इस रास्ते में एक पहले डिस्पेंसरी चला करती थी। तो ट्रैफिक के लिए मसूरी नगर पालिका ने वर्ष 2023 में एक बोर्ड रेजोल्यूशन पारित किया था और उसको ध्वस्त कर दिया था और फिर पूरी सड़क चौड़ी हो गई थी। सड़क में जो है व्हीकल्स का आवागमन अच्छे से हो रहा था, लेकिन बड़ी अजीब तरीके से मसूरी नगर पालिका द्वारा पुनः मार्च 2025 में जो है एक और बोर्ड रेजोल्यूशन पारित किया गया और इस बोर्ड रेजोल्यूशन में फिर कह दिया गया कि वहां पर 4 दीवारी कर दो, वहां फिर से हम कुछ करते हैं। बीच सड़क में 35 फीट की सड़क है तो 12 फीट एक तरफ, 12 फीट एक तरफ और बीच सड़क में 12.5 फीट का इन्होंने निर्माण अभी शुरू भी कर दिया था, वर्तमान में निर्माणाधीन है। इस पर जो है माननीय उच्च न्यायालय में प्रदीप शाह जो मसूरी के एक रहने वाले हैं, उन्होंने एक जनहित याचिका दाखिल करी और उस जनहित याचिका में इस बात को पॉइंट आउट किया कि कैसे ट्रैफिक की समस्या हो रही है मसूरी में। नैनीताल में भी जो है माननीय उच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए तो मसूरी में गलत हो रहा है और इस पर्टिकुलर बॉटलनेक पर एक्शन लेना चाहिए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनते हुए स्थगन आदेश पारित किया है और जो निर्माण हो रहा था मॉल रोड और लाइब्रेरी को जोड़ते हुए मसूरी में पोस्ट ऑफिस के पास, उसको स्टे कर दिया है और नगर पालिका से प्राइमा फेसाई ये कहा है कि वो कोई अन्य जगह देखे और उनको 3 सप्ताह का समय भी दिया है कि वो अपना जवाब दाखिल करें और मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद निश्चित की गई है। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया है। आपको बताते चले कि इस उम्मीद पोर्टल में अगले 6 महीने में संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा और सबको इसका फायदा भी मिलेगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन
शादाब शम्स ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि उम्मीद पोर्टल का मकसद वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही केंद्र सरकार का यह एक बड़ा कदम है जो कि गरीबों के लिए सकारात्मक साबित होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली पहुंचे और जहां पर उन्होंने शौर्य महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने शौर्य स्थल पर शहीद भवानी दत्त जोशी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा भी निकाली गई और जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर शौर्य महोत्सव का शुभारंभ किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।